नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ प्रीलिम्स काफ़ी नज़दीक है, जिसके संबंध में जो अभ्यास सीरीज चल रही थी, जिसमें हम लोग 40,000 एमसीक्यू प्रश्नों के माध्यम से पूरे सिलेबस का रिवीजन और 1990 से लेकर 2024 तक के जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं उनका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके संबंध में आज की क्लास रहने वाली है जियोग्राफी की, और जियोग्राफी में भी इंडियन जियोग्राफी, और इंडियन जियोग्राफी की क्लास नंबर है 9। इसके पहले आपके ऑलरेडी 8 क्लासेस हो चुकी हैं इंडियन ज्योग्राफी में। सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके एक बार चेक कर लेना। ठीक है, दूसरी चीज, हम लोगों ने लगभग 50% या और 60% हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी कवर कर लिया है। ठीक है, अब जो चीज़ें बची हैं उसमें हम लोगों को खनिज भी पढ़ना है कायदे से। ठीक है, चट्टानों के बारे में भी पढ़ना है और ऊर्जा संसाधन के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है ना, तो काफ़ी चीज़ें अभी बची हुई है जहाँ से प्रश्न बनते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे, तो उनको भी हम लोग आगे देखते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। उससे पहले चैनल पर नए हो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और इंडियन जियोग्राफी की क्लास 9 का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न बहुत ही अच्छा, पढ़ेंगे उसके बाद उत्तर देंगे। देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन सा धात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न है। तो अगर आपने पढ़ा है क्या, भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण, एक चैप्टर है, चैप्टर का एक टॉपिक है भारतीय चट्टानों का, एक मिनट, भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण। यहां से भी थोड़े बहुत प्रश्न बनते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल प्रश्न नहीं आते हैं। ठीक है, तो यहां से भी ठीक ठाक प्रश्न आपके, मतलब अगर इक्का दुक्का प्रश्न आया तो नॉर्मली पूछा जाता है, इसी टाइप के प्रश्न आ जाते हैं। देखिए, भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण में आपको चट्टानों का पहले तो क्रम याद रखना है। आपने पढ़ा होगा, मैं सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूँ। ठीक है ना, क्रम याद रखना है कैसे। तो सबसे प्राचीनतम है आर्कियन, आर्कियन क्रम की चट्टान, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, और फिर है गोंडवाना। क्या है गोंडवाना, आप समझना है यहाँ पे कैसे प्रश्न आएंगे। प्रश्न आएंगे कि भाई साहब चट्टानों का पहले तो क्रम बताइए। तो भाई साहब ये क्रम है, पहले आर्कियन रखना है, फिर धारवाड़, फिर कुड़प्पा, फिर विंध्यन, फिर गोंडवाना। ठीक है, ये क्या है, ये बिल्कुल इस प्रकार का ऐसे नीचे आता हुआ क्रम है। ठीक, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें क्रम से ही आजकल आ रही हैं। उसके बाद आर्कियन के बारे में बात करें तो ये प्राचीनतम है, सबसे प्राचीन ये है। और धारवाड़ की बात करें तो सबसे नवीन ये है। नवीन मतलब नया, नई चट्टान। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीनतम चट्टान कौन सी है, तो आर्कियन आ जाएगा तो कर देना है, आर्कियन नहीं आएगा तो धारवाड़, धारवाड़ नहीं आएगा तो कुड़प्पा। ठीक है ना, तो इस हिसाब से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद क्या आएगा कि ये बताइए ये चट्टानें जो हैं किसके लिए प्रसिद्ध है। ये चट्टान जो प्रसिद्ध है तो किस किस चीजों के लिए प्रसिद्ध है, तो उसके बाद थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना, देखिए समझना है यहाँ पे, आर्कियन, उसके बाद धारवाड़, उसके बाद कुड़प्पा, उसके बाद विंध्यन, उसके बाद गोंडवाना। ठीक है, अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये क्या है, ये नवीन है, सॉरी ये प्राचीनतम है, सबसे प्राचीन। ये क्या है, प्राचीन है, और ये क्या है, नवीन है। ठीक, और ये आपका क्रम है, इस हिसाब से आपका बिल्कुल क्रम है। तो ये क्रम आपको याद रखना है, यहां से प्रश्न बन जाते हैं। उसके बाद अगर मैं कुछ चीजें और बताऊं तो मैं ओरली बोल रहा हूं, लिखना और लिख लेना, वरना आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे। ठीक है, आर्कियन की बात करें तो भाई साहब जैसे आपको पता है कि पृथ्वी पहले क्या था, आग का गोला था, आग गोला था पहले। और जब ये आग का गोला था उसके बाद जब ये ठंडा हुआ तो जो पहली चट्टान बनी वो बनी आर्कियन। समझना है यहाँ पे, हालांकि यहाँ से क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार समझ लो कि आग का गोला था, उसके बाद ठंडी हुई पृथ्वी, और पृथ्वी जैसी ठंडी हुई तो सबसे पहली चट्टान आर्कियन बनी, इसी वजह से ये प्राचीन है, बस। ठीक, उसके बाद इसमें जीवाश्म नहीं है। अब भाई पहले आग का गोला था तो ऐसा तो है नहीं कि उसके पहले कोई जीव जंतु रहा करते थे। जब ये आग का गोला था, ठंडी हुई तो आर्कियन बनी, तो इसमें जीवाश्म भी नहीं है। ठीक है, हाँ अगर आपसे पूछता है तो यहाँ पर कुछ खनिज जरूर पाए जाते हैं, तो खनिज भंडार के लिए प्रसिद्ध है।
ठीक, अब धारवाड़ की बात कर लें तो इसी आर्कियन के रूपांतरण से ही, परिवर्तन से ही धारवाड़ चट्टानें बनी और ये परतदार चट्टानें हैं। और धारवाड़ के बारे में याद रखना है कि धात्विक खनिज के लिए प्रसिद्ध है। धात्विक खनिज, अगर आपसे पूछेगा कि धात्विक खनिज के लिए कौन प्रसिद्ध है आर्कियन की धारवाड़, तो सबसे प्रमुख कौन सी है? धारवाड़ है। ठीक है, तो इसी को टिक करना है। उसके बाद बनती है कुड़प्पा, मतलब धारवाड़ के रूपांतरण से कुड़प्पा। और कुड़प्पा याद रखना है, ये भी एक परतदार चट्टान है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खासकर ये बलुआ पत्थर हो गया, ठीक है, बलुआ पत्थर हो गया। उसके बाद ऐसे संगमरमर हो गया, चूना पत्थर हो गया, मरमर, चूना पत्थर, इन सब चीजों के लिए प्रसिद्ध है। विंध्यन, विंध्यन भी इन्हीं सब चीजों के लिए प्रसिद्ध है, बलुआ पत्थर, संगमरमर, चूना पत्थर। ठीक है, अभी आएगा क्वेश्चन देखेंगे। गोंडवाना, गोंडवाना भाई सब कोयले के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोयले के लिए, और सबसे नवीन है। तो ठीक है, तो इतना प्रोसेस होते हुए ये चट्टान जो है फाइनल रूप से किस रूप में आई है? गोंडवाना। और गोंडवाना में क्या है? कोयला। ठीक, तो ये चीजें आपसे थोड़ा बहुत पूछ ली जाती है बस। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ये बताइए सेल कौन सा धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध है? तो धात्विक खनिज के लिए कौन है? मैंने बताया था आर्कियन और उसके बाद धारवाड़। तो ऑप्शन बी इज द राइट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आते इसमें। आगे देखें, आगे देखिए, और ये देखिए कितनी बार आ चुका है क्वेश्चन। ठीक, आरओ में भी आ चुका है 2 बार कम से कम। देखते हैं क्या कह रहा है कि भारत में अधिकांश लौह तथा अलौह खनिज निम्नलिखित भौमिकीय शिलाक्रमों में किससे संबंधित है? अब बताइए, लौह या अलौह? अब लोहा होगा या अलोहा होगा, लेकिन धात्विक तो होगा, धातु, धात्विक खनिज बोल सकते हैं। और धात्विक खनिज के बारे में प्रमुख कौन सी चट्टान है? मैंने बताया धारवाड़। कौन सी है? धारवाड़। ठीक है, बस इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आगे देखें, धारवाड़ तंत्र की चट्टानें मुख्यतः बनी है, तो मैंने ओरली बताया था, धारवाड़ याद रखना है परतदार चट्टानों से बनी है। कौन सी? परतदार चट्टानों से। और धारवाड़ में जो है जीवाश्म, जीवाश्म नहीं पाए जाते, जीवाश्म नहीं पाए जाते। और धात्विक खनिज के लिए प्रसिद्ध है, धात्विक खनिजों के लिए ये चट्टानें प्रसिद्ध है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। कुड़प्पा चट्टानों में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं मिलता है? अब देखिए, एक तरीके से टफ क्वेश्चन है, क्योंकि कुड़प्पा चट्टानों में अब खनिजों को याद करना पड़ेगा, तभी तो पता चल पाएगा कौन सा मिलता है। बिल्कुल नहीं, आप एलिमिनेट करो। मैंने बताया था धारवाड़ और सॉरी आर्कियन और धारवाड़ में क्या है? धात्विक खनिज मिलते हैं, सबसे अधिक धात्विक धारवाड़ में प्रमुख है। उसके बाद कुड़प्पा और विंध्यन में क्या है? चूना पत्थर हो गया, संगमरमर हो गया, और बलुआ पत्थर हो गया, ये सब चीज़ें। और मैंने बताया था जो गोंडवाना है, गोंडवाना, ये भाई साहब प्रसिद्ध है केवल और केवल कोयले के लिए। तो गोंडवाना किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए। बस ऑप्शन सी में कोयला लिखा है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? गोंडवाने के लिए। कुड़प्पा के लिए नहीं प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इज द राइट। ठीक है, सिंपल है, एलिमिनेट मेथड से भी क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। आगे देखें, विंध्यन शैलों में जिसके बृहत भंडार पाए जाते हैं वह है। अब विंध्यन क्रम की चट्टानों में क्या पाए जाएंगे? लिग्नाइट, लौह अयस्क, बेसाल्ट, ये सब तो खनिज हो गए। चूना पत्थर, चूना पत्थर हो गया, संगमरमर हो गया, और बलुआ पत्थर हो गया, एस्बेस्टस हो गया, ये सब चीजें पाई जाती है विंध्यन क्रम की चट्टानों में। तो ऑप्शन ए इज द राइट। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नांकित शैल तंत्रों में कौन भारत के कोयला निचयों का मुख्य स्रोत है? कोयले के लिए मुख्य स्रोत क्या है? गोंडवाना। ऑप्शन बी। भाई कोयले के लिए मैंने एक ही चीज बताई, गोंडवाना कर देना है। और देखो आरओ री एग्जाम में पूछा गया है, जो कि 2020 में हुआ था। ठीक है, तो लेटेस्ट क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल जाने की आवश्यकता है नहीं। कथन कारण से, देखिए कथन कारण से क्वेश्चन आया है कि गोंडवाना सेल समूह भारत का लगभग 95% कोयला प्रदान करता है। तो मैंने क्या बताया कि गोंडवाना किस लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए। तो लगभग ज़्यादातर कोयला जो है गोंडवाना में ही प्राप्त होता है। तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उसके बाद है अधिकांश लौह धात्विक या अलौह धात्विक खनिज धारवाड़ सेल समूह से संबंधित है। बिल्कुल सही। धात्विक खनिज या अधात्विक खनिज क्या है? सॉरी, धात्विक खनिज क्या है? धारवाड़ सेल समूह में प्रसिद्ध है। आर्कियन में भी है, लेकिन धारवाड़ में ज़्यादा है। तो ये बिल्कुल सही है। तो क्या अधिकांश लौह या धात्विक खनिज जो है धारवाड़ में है, इसी वजह से गोंडवाना में कोयला मिलता है? नहीं भाई, ये अलग मैटर है इसका, और ये भी अलग मैटर है। दोनों सही है, लेकिन अलग अलग सही है। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन बी इज द राइट। क्लियर है? नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? अब बताइए कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? मैंने क्रम बताया था क्या? आर्कियन, फिर उसके बाद धारवाड़, फिर उसके बाद कुड़प्पा, फिर उसके बाद विंध्यन और फिर उसके बाद गोंडवाना। सबसे नवीन है गोंडवाना, बताया था सबसे नवीन। तो पहली बात तो यहाँ पे डी कर देना है। अगर गोंडवाना ना होता ऑप्शन में तो हम करते विंध्यन, अगर गोंडवाना ऑप्शन में ना होता तो हम करते विंध्यन। ठीक है, तो ये क्रम बिल्कुल रटा होना चाहिए आपको। क्लियर है? चलिए आगे चले। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो देखिए मृदा से क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है जलोढ़ मृदा। और जलोढ़ मृदा भारत के उत्तर भारत के खासकर पूरे के पूरे 43 से 44% भूभाग पर पाई जाती है। सबसे अधिक जलोढ़ मृदा ही पाई जाती है। ठीक है, कैसे बनती है, क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा मिट्टी के बारे में देख लेते हैं। मृदा, जो फैक्ट पूछे जाते हैं मृदा के बारे में, सोयल। तो पहली चीज तो मृदा का अगर हम विज्ञान देखें, मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं, यह पूछा जाता है। मृदा के अध्ययन को याद रखना है पेडोलॉजी। क्या कहते हैं भाई साहब? पेडोलॉजी। ठीक है, उसके बाद मृदा का निर्माण होता कैसे? तो याद रखना मृदा के निर्माण की प्रक्रिया बहुत ही जटिल है। ये ऐसे लिख दें कि मृदा निर्माण की प्रक्रिया अत्यधिक जटिल होती है, जटिल होती है। समय भी बहुत लगता है, समय अधिक लगता है भाई। सालों साल जब चीजें होती हैं तभी तो मिट्टी बनती है। ऐसा तो है नहीं एक दो दिन में फैक्ट्री में बन के आ गई। अब मृदा का निर्माण होता कैसे है? तो चट्टानों के अपरदन से मृदा का निर्माण होता है। मान लो, जैसे मैं एग्जांपल ऐसे ही एक ले लूं कि मान लो ये कोई चट्टान है। ठीक है, ये क्या है? ये कोई चट्टान है। ठीक है, अब इन चट्टानों से कुछ नदियां आती हैं, इन चट्टानों से बहकर नदियां आती हैं। अब ये चट्टान ऊंची बना दी मैंने, हो सकता है छोटी चट्टान हो, इन नदियां आती हैं। अब ये नदियां आगे तक गई तो ये नदियां क्या करेंगी? अब लगातार नदियां बह रही है तो इन चट्टानों से कुछ छोटे छोटे कंकड़ पत्थर भी लाएंगी अपने साथ, कुछ छोटे छोटे कंकड़ पत्थर भी लाएंगी। समझिएगा, छोटे छोटे क्या लाएंगी? कंकड़ पत्थर। इस प्रकार से, और जैसे जैसे कंकड़ पत्थर आगे आते रहेंगे कंकड़ पत्थर की संख्या भी कम होती रहेगी। इस प्रकार से हो जाएगी, और देखेंगे तो बिल्कुल ही कम हो जाएगी इस प्रकार से। ठीक है, तो बस होता क्या है कि यहाँ पे जो बनता है इसको बोलते हैं सैंड या बालू, यहाँ पे जो बनता है इसको बोलते हैं सिल्ट, और यहाँ पे जो बनती है उसको बोलते हैं क्ले, चिकनी मिट्टी। ठीक है, तो इस प्रकार से सालों साल मृदा का निर्माण होता रहता है। अब वो डिपेंड करता है कि ये चट्टान जहाँ से मृदा आई है या मृदा का निर्माण हो रहा है जिस चट्टान से, वो चट्टान नज़दीक है कि दूर है। अगर चट्टान नज़दीक होती है, मतलब अगर इसी चट्टान के नज़दीक में ही मिट्टी बन गई तो उसको क्षेत्रीय मृदा बोला जाता है, और इस चट्टान की अगर दूर मिट्टी बनी उसको अक्षेत्रीय मृदा बोला जाता है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं तो इसको इंपॉर्टेंट थोड़ा देख लेना है। मृदा क्या? एक होता है क्षेत्रीय मृदा, इसको समझ लेना है, क्षेत्रीय मृदा, और एक होता है अक्षेत्रीय मृदा, अक्षेत्रीय मृदा। ठीक है, अब समझिए अच्छे से। मान लो कोई चट्टान है, ठीक है, अब इसी चट्टान से क्या होता है, नदियां आती है लगातार, अब क्या कहते हैं, अपक्षय होता रहता है इनका। तो इसके नजदीक जो बनेगी वो होगी क्षेत्रीय मृदा, और ये जो बोल देंगे इसको, चट्टान को, इसको बोल देंगे जनक सामग्री। क्या बोलते हैं? जनक सामग्री। ठीक है, थोड़ा सा मैं बुक की लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, जनक सामग्री। तो होता क्या है, तो यहां पे अगर मैं लिख दूं जिस मिट्टी का निर्माण जनक सामग्री के निकट होता है, ऐसे लिख दें कि जिस मृदा का निर्माण, आप डायरेक्टली काली मृदा पढ़ने लगते हो लेकिन यहां से प्रश्न बनते हैं भाई साहब। ठीक, जिस मृदा का निर्माण जनक सामग्री के नजदीक, जनक सामग्री बोले तो चट्टान, जनक सामग्री के नजदीक होता है उसको क्षेत्रीय मृदा बोलते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जो चट्टान है उसमें कुछ ना कुछ खनिज तत्व होंगे, खनिज गुण पाए जाते होंगे। ठीक,
अब उसके नज़दीक बन रही है मृदा, तो उसमें जो खनिज तत्व हैं वो मृदा में भी आ जाएंगे। कॉमन सी बात है भाई, अगर नज़दीक बन रही है तो जो चट्टानों में खनिज तत्व हैं वो मृदा में भी आ जाएंगे। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि इस मृदा में जनक सामग्री के गुण पाए जाते हैं। इस मृदा में जनक सामग्री बोले तो चट्टान, जनक सामग्री के गुण पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। अब कैसी मिट्टी है ये, इतनी बात हो गई, ये मिट्टी कैसी है? तो एग्जांपल ले लो, जैसे काली मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? ज्वालामुखी, लावा चट्टानों से हुआ है और नज़दीकी हुआ है, तो इसमें उसके गुण पाए जाते हैं। और एक लाल मिट्टी ले लो, लाल मिट्टी, तो ये सब वो है जो एग्जाम्पल पूछे गए हैं। ठीक, अब क्षेत्रीय मिट्टी क्या होती है? अक्षेत्रीय। अक्षेत्रीय मतलब है कि यही चट्टान है सेम, और इसके अक्षय से जो मिट्टी बनी है इस जनक सामग्री या चट्टान के बहुत दूर बनी है। तो हम यहां लिख लें कि जिस मृदा का निर्माण, जिस मृदा का निर्माण जनक सामग्री से दूर होता है, दूर होता है। जब आप घटना चक्र लगाओगे तो ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो वहां पे अक्षेत्रीय मृदा का निर्माण होता है। अब जाहिर सी बात है, जब दूर निर्माण होगा तो इसके खनिज तत्व हैं वो यहीं रह जाएंगे, आगे तो जाएंगे नहीं। तो इसमें जनक सामग्री के, जनक सामग्री के खनिज तत्व कम पाए जाते हैं, ऐसे लिख ले, खनिज तत्व के गुण कम पाए जाते हैं, कम पाए जाते हैं। कैसी मिट्टी है ये? जलोढ़ मिट्टी। कैसी मिट्टी है? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा क्या होती है? हिमालयी क्षेत्र से जो नदियां निकलती हैं, उन्हीं नदियों के चट्टानों के अपर्दन से वो नदियां क्या लाती हैं? अवसाद लाती हैं, गाद लाती हैं। वही बार बार क्या होता है? मिट्टी बन जाता है उत्तर भारत में। तो हिमालय से निकली और अपने उत्तर प्रदेश में बनी तो काफ़ी दूर है कि नहीं? तो इसी वजह से क्या हो गया? वो जलोढ़ मिट्टी हो गई। उन चट्टानों के गुण में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो थोड़ा सा देख लेना अच्छे से। और खासकर आर में तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो हमने ये देख लिया था जलोढ़ मिट्टी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। काली मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? और अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में अगर मिट्टियां पढ़ोगे तो आपसे देखोगे कि बहुत ज़्यादा काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी और लेटराइट मिट्टी और लाल पीली मिट्टी, बस यही 3-4 मिट्टी से घुमा फिरा के बार बार क्वेश्चन आते हैं। बहुत ज़्यादा मिट्टियों से क्वेश्चन आते नहीं हैं। हालांकि मिट्टियाँ आपके 8 प्रकार की हैं। जो ICAR है उन्होंने क्या किया है? भारतीय मृदाओं को 8 भागों में बांटा है। ICAR का मतलब है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। फुल फॉर्म में भी लिखा देंगे। तो थोड़ा सा हम लोग काली मिट्टी के बारे में देख लें। अगर आपने पढ़ लिया अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो 1-2 पॉइंट देख लेना इनमें से। काली मिट्टी, तो काली मिट्टी के बारे में क्या क्या हम लिख सकते हैं? काली मिट्टी के बारे में ये लिख सकते हैं कि इसका जो निर्माण हुआ है वो लावा चट्टानों से हुआ है, लावा चट्टानों से हुआ है, ठीक है। एक पॉइंट ये लिख सकते हैं कि भाई साहब, जब लावा चट्टानों से हुआ है और जहां लावा चट्टानें हैं वहीं नजदीक हुआ है, तो ये कैसी है? क्षेत्रीय मृदा है, क्षेत्रीय मृदा है। अब क्षेत्रीय अक्षेत्रीय आपको अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक। काली मृदा है तो काला रंग होता है, काला रंग होता है। किसके कारण होता है? टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट, टी, एक मिनट, टाइटेनीफेरस, फेरस मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट के कारण इसका रंग कैसा है? काला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नमी रोकने की क्षमता इसमें ज़्यादा होती है, नमी रोकने की क्षमता ज़्यादा है। अब जब नमी रोकने की क्षमता ज़्यादा है, नमी मतलब पानी, पानी रोकने की क्षमता ज़्यादा है, तो भाई साहब ज़्यादा सिंचाई की जरूरत पड़ेगी नहीं। इसी वजह से उसको स्वतः सिंचाई वाली मृदा भी कहा जाता है, या बिना सिंचाई वाली मृदा, बिना सिंचाई वाली मृदा भी कहा जाता है इसको, ठीक है। और हम पॉइंट लिख दें अगर कि शुष्कता की अवस्था में या सूखने पर, शुष्कता होने पर
गहरी दरारें पड़ती हैं, दरारें, गहरी दरारें पड़ती हैं। और दरारें पड़ेंगी तो भाई साहब अगर जुताई होती है तो उसमें भी क्या होती है, गड्ढा किया जाता है, दरारें की जाती हैं। और ऑलरेडी दरारें हो रही हैं शुष्कता होने पर, तो इसी वजह से इसको स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपसे पूछा जाता है। बाकी बेसिक पॉइंट जो आपको पता है, इसी को रेगुर मृदा बोल देते हैं, इसी को कपासी मृदा बोल देते हैं, कपासी खेती ज़्यादा होती है, ठीक है। और लोकेशन वाइज अगर पूछा जाए कहाँ पाई जाती है, तो गुजरात और महाराष्ट्र वाले क्षेत्रों में ये ज़्यादा पाई जाती है, गुजरात और महाराष्ट्र में ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिख लेना है, जीवाश्म नहीं पाए जाते, जीवाश्म नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता, ठीक है ना। बाकी जीवाश्म नहीं पाया जाता तो मैग्नीज हो गया, आयरन हो गया, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा है, काली मिट्टी, इसे रेगुर के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही है। इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास की प्रचुरता होती है, बिल्कुल सही है। जीवाश्म नहीं होता है लेकिन खनिज तत्व पाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि क्षेत्रीय मृदा है। क्षेत्रीय का मतलब है कि जो भी चट्टान से इसका निर्माण हुआ है उसके जो भी गुण हैं वो सभी मिट्टी में आ गए हैं, तो लोहा भी पाया जाएगा, चूना, कैल्शियम, पोटास सभी कुछ पाया जाएगा इसमें, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट। अब बिल्कुल एग्जैक्ट ये याद करने की जरूरत नहीं कि भाई सब लोहा पाया जाता है कि नहीं, चूना पाया जाता है, कुछ नहीं। क्वेश्चन हमेशा ऐसे आते हैं कि बहुत ज़्यादा आपको खनिज न याद करना पड़े। तो चूना आ गया, अब इसी में मैग्नीज जुड़ गया, मैग्नीज, तो मैग्नीज भी सही है, मैग्नीज ही पाया जाए क्योंकि क्षेत्रीय मृदा है, ठीक। आगे, निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है, कौन सही नहीं है, देख लेते हैं। तो पहला है कि भाई साहब काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा है कि क्रेप्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, तो ठीक है, अगर पता है ठीक है, नहीं तो इसको थोड़ा सा रोको। उसके बाद है काली मिट्टी में आर्द्रता या नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है, तभी तो इसको स्वतः सिंचाई वाली मृदा या स्वतः जुताई वाली मृदा भी तो कहते हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद है काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती, गलत। काली मिट्टी भाई साहब गुजरात और महाराष्ट्र वाली लोकेशन में पाई जाती है, हिमालय में नहीं, ठीक। तो भाई साहब ये दूसरा भी पॉइंट सही है, इसको याद कर लेना है कि रेगुर मिट्टी कैसी परिपक्व मिट्टी है, ठीक। और जाहिर सी बात है कि जितना टाइम बढ़ेगा उतनी ही परिपक्वता बढ़ेगी, परिपक्वता क्या होगी, उतनी ही बढ़ेगी। और जितनी परिपक्वता बढ़ेगी तो मृदा परिच्छेदिका उतनी बढ़ेगी, मृदा परिच्छेदिका आपने पढ़ा होगा ये सब, ठीक है, सिलेबस जब कवर कर रहे होगे तो याद रखना है आपको। आगे देखें, लावा मिट्टी पाई जाती है, लावा चट्टानों से किसका निर्माण हुआ है, काली मृदा का। समझना है यहाँ पे, लावा मिट्टी से काली मृदा का निर्माण हुआ है। काली मृदा कहाँ पाई जा रही है, गुजरात महाराष्ट्र में। और गुजरात महाराष्ट्र कहाँ पे है, शिलांग का पठार, मेघालय में नहीं। छत्तीसगढ़ मैदान नहीं। सरयू पार नहीं, सरयू पार का मतलब है वो बिहार साइड नहीं। मालवा का पठार, मालवा का पठार है कहाँ, गुजरात और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में ही तो है, ऑप्शन सी इज द राइट। बस पठारों से रिलेटेड कर दिया है लोकेशन को, ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। हालांकि अगर आपने जियोग्राफी वाली एक या दूसरी क्लास देखी है तो मैंने आपको जितने पठार हैं वो भी बहुत अच्छे से करवाए हुए हैं। चलिए आगे देखें, दंडकारण्य क्षेत्र मुख्यतः पाई जाती है, दंडकारण्य क्षेत्र में मुख्यतः पाई जाती है। दंडकारण्य क्षेत्र है कहाँ पे, तो ये लोकेशन जो है आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश वाली लोकेशन में पाई जाती है, ठीक। आप समझिएगा यहाँ पे काली मिट्टी आपका गुजरात महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, जलोढ़ मिट्टी आपका उत्तर भारत में, उत्तर भारत का मतलब है यूपी वाले क्षेत्र में ज़्यादातर। लैटराइट मिट्टी पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट का मतलब कह दें कि केरल, केरल ऑप्शन में नहीं आता, कभी कभार आ जाता है मालाबार, तो भाई मालाबार टिक करना है, ठीक है। और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, कुछ महाराष्ट्र थोड़ा बहुत, ठीक है ना, बाकी महाराष्ट्र में काली मिट्टी है लेकिन थोड़ा बहुत क्षेत्र लैटराइट मिट्टी भी है। तो बचा क्या, लाल पीली मृदा जो है जी आपका दंडकारण्य क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट, लैटराइट मिट्टियों का प्राधान्य है, लैटराइट मिट्टियां, तो लैटराइट मिट्टी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें उसके बाद देखते हैं। तो याद रखना है कि लैटराइट मिट्टी का रंग लाल होता है,
रंग कैसा होता है? लाल होता है। लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो याद रखना है बहुत अच्छे से, उच्च वर्षा और उच्च ताप वाले क्षेत्रों में, ताप वाले क्षेत्रों में ये लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, पहली चीज। ठीक है, लेटराइट मिट्टी किस लिए प्रसिद्ध है? तो काजू की खेती के लिए काफी प्रसिद्ध लेटराइट मिट्टी। उसके बाद जीवाश्म नहीं पाए जाते, जीवाश्म नहीं पाए जाते। ठीक है, और लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो मैंने आपको बताया था कहाँ, केरल महाराष्ट्र वाले लोकेशन पर, मतलब पश्चिमी घाट वाले में। पश्चिमी घाट कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो भाई साहब मालाबार कर दो, ऑप्शन इज द राइट। क्या दिक्कत है? ठीक है, चलिए आगे देखें। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? और देखो लेटेस्ट RO 21 वाले परीक्षा में पूछा गया है, और 21 वाले में पूछा गया है तो वो भी रिपीटेड ही क्वेश्चन था, उसके पहले भी पॉलिटी लेक्चर आर में पूछ लिया गया है। देखते हैं। काली मिट्टी, काली मिट्टी हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं गुजरात और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, तो ये बिल्कुल सही है। लाल जलोढ़, जलोढ़ मिट्टी कहाँ? उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल सही, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जा रही है, ये दोनों सही है। लेटराइट मिट्टी अभी मैंने बताया केरल और महाराष्ट्र, मतलब पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में, बिहार से कोई लेना देना नहीं है, ऑप्शन सी इज द राइट। लाल मिट्टी, लाल मिट्टी का कुछ मात्रा तमिलनाडु में भी पाई जाती है, या ऐसे लिख लो लाल मिट्टी को, कंफ्यूजन हो जाएगी। लाल पीली मृदा कहाँ पाई जाती है? तो हम लोगों ने अभी देखा था छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ मतलब दंडकारण्य पठार, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा वाले क्षेत्र में भी है। ठीक है, थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में भी है, तो कुल मिला के छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, तो तमिलनाडु आ गया था, सही कर देना है। लेकिन बहुत लोगों को तमिलनाडु शायद ना भी पता हो, लेकिन लेटराइट मिट्टी जरूर पता होगी कि भाई साहब पश्चिमी घाट में है। अब बिहार कहाँ, डायरेक्टली पूर्वी चला गया, तो ये तो बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। यूरिया के लगातार प्रयोग से मृदा बन जाती है। याद रखना है, यूरिया के लगातार प्रयोग से मृदा अम्लीय बनती है, अम्लीय। और मृदा जो है, दो कंडीशन है, या तो अम्लीय बनेगी और या क्षारीय बनेगी, क्षारीय को ही लवणीय कह देते हैं। ठीक, और ध्यान रखना है कि मृदा तभी अच्छी है जब वो ना तो ज़्यादा अम्लीय हो ना क्षारीय हो, मतलब उसका जो pH मान है 6, 7, 8 इतना होना चाहिए। ठीक है, तो अगर अम्लीय है तो इस पे मृदा मिलाया जाता है ठीक करने, सॉरी मृदा बोल रहा हूँ यार, क्या कह रहे हैं, चूना, चूना मिलाया जाता है। अगर अम्लीय है तो चूना मिलाएंगे, और क्षारीय या लवणीय है तो जिप्सम मिलाएंगे, जिप्सम, जिप्सम या पायरिया। पायराइट, जिप्सम या पायराइट मिलाते हैं। ये दो चीज़ याद रखनी है कि अगर मृदा अम्लीय ज़्यादा है तो उसको ठीक करने के लिए चूना मिलाते हैं, और अगर मृदा क्षारीय या लवणीय ज़्यादा है तो उसको ठीक करने के लिए जिप्सम या पायराइट मिलाते हैं। ठीक, तो ऑप्शन भी यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। क्षारीय मृदा के सुधार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अगर मृदा क्षारीय है, मृदा क्षारीय है या लवणीय है तो उस पर जिप्सम मिलाएंगे, जिप्सम या पायराइट। तो जिप्सम का प्रयोग करते हैं, पायराइट का प्रयोग करते हैं, एक और दो दोनों सही, ऑप्शन सी इज द राइट। सिंपल क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम है। तो कुल मिला के जल धारण क्षमता इसकी सबसे ज्यादा होती है, तो सबसे ज्यादा होती है मृत्तिका की, बहुत ही महीन होती है ये। ठीक है, उसके बाद गाद और उसके बाद बालू, बालू पहले मत करना, पहले मृत्तिका है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है यहाँ पे। आगे देखेंगे, ह्यूमस उदाहरण है। ह्यूमस, मिट्टियों में ह्यूमस होता है, किसी में नहीं होता है। ह्यूमस है क्या? ह्यूमस है कि अगर किसी चट्टान में या मिट्टी में जीव जंतु दब गए हैं तो उन्हीं के सालों बाद क्या होता है, वहीं पर जीवाश्मों का निर्माण हो जाता है, और यहीं से फिर बनते हैं प्राकृतिक तेल, प्राकृतिक गैस, तेल, गैस, कोयला। ठीक है, यही ह्यूमस है बस। तो क्या होगा, जैविक कोलाइट, ऑप्शन सी इज द राइट। और यहां पे अगर मतलब केवल जीव जंतु ही नहीं है, पादप, पादप और जीव जंतु दोनों के अवशिष्ट जो है दबकर क्या होते हैं, जीवाश्म का रूप लेते हैं,
जिससे प्राकृतिक तेल है, गैस है, कोयले का निर्माण होता है। ठीक है, तो ह्यूमस किसका उदाहरण है? जैविक कोलाइट का। अगर जैविक जहां दिख जाए तो उसका मतलब ह्यूमस ही है, याद रखना। जैविक जहां पे आ जाए तो वहां ह्यूमस की बात हो रही है। थोड़ा सा शब्दों को ध्यान में देते हुए चलना है। चलिए आगे चलते हैं। अधोलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, देख लेते हैं। तो जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश में है, हाँ बिल्कुल है। रेगुर या काली या कपासी, कपास के लिए महाराष्ट्र में है, बिल्कुल महाराष्ट्र गुजरात दोनों में है। काली पीली, सॉरी काली पीली बोला, लाल पीली छत्तीसगढ़ में है, बिल्कुल सही है। तमिलनाडु में भी है, उड़ीसा में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है। लेटराइट मिट्टी पंजाब में नहीं है। लेटराइट मिट्टी को तो हम लोगों ने पश्चिमी घाट किया था ना, केरल महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, तो ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, लेटराइट जो है पंजाब में नहीं है। क्लियर, आगे देखते हैं। भूवैज्ञानिक कालानुक्रम के अनुसार अधोलिखित का सही क्रम है। देखिए, किसी भी चट्टान को, चाहे वो भारत की हो, चट्टान बोल दें या पर्वत बोल दें, और चाहे भारत की बोल दें चाहे विश्व की बोल दें, आप किसी की भी एक एक कालक्रम याद नहीं कर सकते। कालक्रम आ जाओगे तो बहुत ही उसकी अलग ही बुक छपी हुई है। ठीक है, इस वजह से सिंपल सा लॉजिक लगा लेना है अगर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है तो। पहली बात बोल रहा है हमसे अधोलिखित का कालक्रम या सही क्रम बताइए। मैंने पहली क्लास में बताया था, जब मैं हिमालय बता रहा था, क्या हिमालय नवीन पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है, नया पर्वत है। और शायद दूसरी या तीसरी क्लास थी, मैंने बताया था सबसे प्राचीन पहाड़ी कौन सी है, पर्वत कौन सा है, अरावली। प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ है, सबसे प्राचीन यही है, सबसे प्राचीन श्रेणी। और अरावली भारत की नहीं, विश्व की सबसे प्राचीनतम है, विश्व की प्राचीनतम। अब जब विश्व की है तो जाहिर सी बात है याद ही होगी। ठीक है, अब देखो, हिमालय नवीनतम है, इसका मतलब लास्ट में आएगा। अरावली सबसे प्राचीन है, इसका मतलब पहले आएगा। तो अरावली को पहले करो, एक को, हिमालय को लास्ट करो, चार को, बीच में दो तीन अब पता नहीं कहाँ आएंगे। तो एक चार वाला क्रम बिल्कुल सही है। एक चार वाला क्रम इसमें नहीं है, इस पे नहीं है, इस पे नहीं है, इस पे है। बताओ, कुछ समझ में आया? कुछ नहीं आया होगा। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि कालक्रम के अनुसार लगाना है, तो भाई साहब सबसे प्राचीन अरावली है तो पहले नंबर पे आएगी। अब पहले नंबर पे ऑप्शन बी में ही दिया हुआ है, ऑप्शन बी टिक करो। हिमालय नवीनतम है तो लास्ट में आएगा चार, हालांकि चार इसमें भी है, इसमें भी है, कंफ्यूजन हो जाएगी, लेकिन यहाँ बी बिल्कुल सही ऑप्शन है। पूर्वी घाट, दक्कन ट्रैप, आप सब के कालक्रम नहीं याद कर सकते, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाना है इसमें। अब बस इन प्रश्नों को ऐसे ही याद करना है, मतलब ऐसे ही सॉल्व करना है, बस सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए, बाकी तो सब कर ही लेंगे। ठीक है, बस क्लियर हो गया इतना? चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो हमारे पास आगे कोई प्रश्न नहीं है। एंड आज हम लोगों ने देखा इंडियन ज्योग्राफी, और इंडियन ज्योग्राफी का खासकर हम लोगों ने चट्टान के कैसे प्रश्न आते हैं और मिट्टी मृदा के कैसे प्रश्न आते हैं, ये हम लोगों ने देख लिया आज। ठीक है, वीडियो पसंद आया होगा। आज थोड़े से नए क्वेश्चन थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, और आपको पता है कि आर ओ हो गया, PCS हो गया, बहुत ही नज़दीक हो गया है पेपर, तो इसलिए आप जो भी हैं घर में नोट्स होगी, आपकी बुक्स होंगी, इनसे ज़रूर पढ़ते रहिए, और घटना चक्र लगाना है इनको भी लगाते रहिए। ठीक है, अब प्रैक्टिस करते रहिए यहाँ पे या कहीं पे भी जहाँ अच्छा लगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।